तो केमिकल बॉन्डिंग का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो देख लिया था। अभी हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो हम लोगों की देखो लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम लोग कौन कौन से बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक बार वाला क्लासिफिकेशन हम लोग फिर से कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस दिन की क्लास की एंडिंग जो है वो थोड़ी सी जल्दी जल्दी में हो गई, मतलब अच्छी नहीं लगी मुझे उसकी एंडिंग। वो क्लासिफिकेशन को थोड़ा और एलैबोरेट करना चाहिए था, उसके बारे में और चीज़ें बतानी चाहिए थी, जो कि मैंने उस दिन नहीं बताया। तो अभी हम लोग वापस से एक बार वाला क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बॉन्ड वगैरह क्या होता है ये तो मैं सब बता ही चुकी हूँ। तो अभी हम लोगों को सिंपल जो लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन किया है उसी क्लासिफिकेशन को एक बार फिर से पढ़ लेना है और कुछ नहीं। तो जो क्लासिफिकेशन होगा आप लोगों के पास केमिकल बॉन्ड का, केमिकल बॉन्ड को आप सबसे पहले तो दो पार्ट में आप क्लासीफाई कर देते हो। ठीक है, मतलब जो बॉन्ड आप लोगों के पास बनकर आएंगे उनको कितने पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करेंगे, दो पार्ट्स में क्लासीफाई हो जाते हैं वो लोग। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होता है वो आप लोगों का कहलाता है प्राइमरी बॉन्ड। ठीक है, वो जो आपका पहला क्लासिफिकेशन होता है दैट पहला क्लासिफिकेशन इज नोन एज प्राइमरी बॉन्ड। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है दैट दूसरा क्लासिफिकेशन इज नोन एज सेकेंडरी बॉन्ड। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्राइमरी बॉन्ड? ठीक है, वो आप लोगों का क्या है? प्राइमरी बॉन्ड का मतलब होता है कि बॉन्ड तब बना है जब आप लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ शेयरिंग की है या कुछ ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, और सेकेंडरी बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में किसी प्रकार की ना तो कोई शेयरिंग हुई है ना तो किसी प्रकार का कोई ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन फिर भी उसको हम बॉन्ड कह रहे हैं। तो वो वाला क्या कहलाएगा? आपका सेकेंडरी बॉन्ड। तो प्राइमरी बॉन्ड में क्या होगा, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो शेयर हो रहे होंगे या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई रीअरेंजमेंट हो रही होगी। ठीक है, या तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो उस टाइप का जो बॉन्ड क्रिएट होता है दैट इज़ नोन एज प्राइमरी बॉन्ड। और सेकेंडरी बॉन्ड हम किसे कहते हैं? एक ऐसे बॉन्ड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इसमें ना तो कोई शेयर हुआ है और ना ही वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र हुआ है, बट फिर भी वहाँ पे बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे फिर भी आप लोगों का बॉन्ड क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद ये जो तुम लोगों का सेकेंडरी बॉन्ड होता है, इस सेकेंडरी और प्राइमरी बॉन्ड को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं। जैसे प्राइमरी बॉन्ड के वैसे अगर कुछ कुछ बुक्स आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि टोटल वहाँ पे 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन किए गए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। बट उसमें मैं और बहुत सारे अलग अलग बुक्स या फिर आप कोचिंग इंडस्ट्री के नोट देखोगे या पढ़ाने वालों को देखोगे तो वो लोग 3 पार्ट में चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, और कायदे से करना भी चाहिए 3 ही पार्ट में क्लासीफाई। ठीक है, तो जो पहला क्लासिफिकेशन है दैट पहला क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज आयोनिक बॉन्ड। बराबर। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है दैट दूसरा क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। और उसके बाद जो आपका तीसरा क्लासिफिकेशन होता है दैट इज़ नोन एज आपका मेटल बॉन्ड। ठीक है, दैट इज़ नोन एज मेटालिक बॉन्ड। अब ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ये मेटालिक बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ये किस बेसिस पे किया जा रहा है? ये इस बेसिस पे किया जा रहा है कि जब मान लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन आप लोगों का एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में हो रहा है तो उसे आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड कब कहते हैं? जब दो नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन हुए हैं। और मेटालिक बॉन्ड में एक्चुअली में कभी भी मेटल एंड मेटल कंबाइन नहीं होते। जो मेटल का पॉजिटिव कोर होता है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सी में पड़ा हुआ रहता है, यानी कि इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो मेटल्स अगर रहे सिर्फ तो उस चीज़ को आप क्या कहोगे कि वो मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला क्लासिफिकेशन। और जो सेकेंडरी बॉन्ड है, सेकेंडरी बॉन्ड का भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो जो सेकेंडरी बॉन्ड है, सेकेंडरी बॉन्ड को अगर मैं क्लासीफाई करने जाऊँ तो सबसे पहले सेकेंडरी बॉन्ड को दो पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी बॉन्ड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है? सेकेंडरी बॉन्ड में आप ये बोलोगे कि आप लोगों के पास कुछ भी मतलब हल्का सा भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा। चलो एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, रुको, इसका सीधा सीधा कोई अलग क्लासिफिकेशन नहीं करते, इसको बस ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसके देखो टोटल कितने पार्ट्स हैं। इसको एक पार्ट इसका आप लोगों के पास आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे मैं एच बी लिख रही हूँ, ये हम लोग चैप्टर की एंडिंग में पढ़ेंगे।
उसके अलावा नेक्स्ट आएगा यहाँ पे आप लोगों के पास डाइपोल मोमेंट, जैसे मैं डीएम लिख रही हूँ। उसके बाद तीसरे में आ जाएगा आप लोगों के पास डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, ठीक है, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, ये आ जाएगा आपके पास एक क्लासिफिकेशन। और जो चौथा क्लासिफिकेशन है, चौथे क्लासिफिकेशन में आ जाएगा वेंडर वॉल बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने इसे क्लासीफाई कर लिया। अब जो सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेकेंडरी बॉन्ड यूजुअली वीक होते हैं। क्यों होते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, बट सेकेंडरी बॉन्ड यूजुअली वीक होते हैं। और जो प्राइमरी बॉन्ड होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम इस चीज़ को जस्टिफाई लॉजिकली भी कर सकते हो और एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस के बेसिस पे भी कर सकते हो कि जहाँ पे प्राइमरी बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे थे उन बॉन्ड्स को तोड़ने में मुझे कितनी एनर्जी लगी, और जहाँ पे सेकेंडरी बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे थे वहाँ पे उनके उन बॉन्ड्स को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी। तो यूजुअली जो आप लोगों के वीक बॉन्ड्स होते हैं, इन वीक बॉन्ड्स में जो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब जब हम उस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो इनकी रिलीज एनर्जी की क्वांटिटी होती है आप लोगों के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स केस में, ये रिलीज एनर्जी की क्वांटिटी ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल रहती है, ठीक है। 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी ये लोग रिलीज़ करते हैं। लेकिन अगर तुम वीक वालों की बात कर रहे हो तो ये जो वीक वाले होते हैं इनमें एनर्जी, ठीक है, आपकी कई बार जो रहती है रिलीज एनर्जी आपकी 10 किलो जूल पर मोल से भी कम रहती है, या फिर कई केसेस में 42 किलो जूल पर मोल से भी कम रहेगी, ठीक है। और इसमें ग्रेटर रहेगी 10 किलो जूल पर मोल, मतलब इसकी रेंज क्या है, 10 और 42 के बीच में रहेगी रिलीज एनर्जी। अगर 10 से कम हो गया या 42 से भी कम हो गया तो फिर वो वाली चीज़ आप लोगों के इसमें किस में चली जाएगी, वीक में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से होता है, बराबर। तो अब यहाँ पर हमको ये जानना है कि सही में ये जो आप लोगों के बॉन्ड है, ठीक है, कौन से, एक प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, ये वाई दीज प्राइमरी बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग और वाई दिस बॉन्ड्स आर वीक, ये वाला लॉजिक हमें देखना है। तो पहले ये देखना है कि प्राइमरी बॉन्ड बनते कब है या फिर सेकेंडरी बॉन्ड्स बनते कब है, ये हमको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो उस पता वाले पार्ट को समझते हैं। एक टॉपिक पे लास्ट टाइम हमने क्लास रोकी थी, उसी टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए इसमें नोट्स बनाने लायक कुछ खास है नहीं, बस समझ के जो फाइनल कंक्लूजन निकले उन्हें याद रखने के लिए। लास्ट टाइम जब हमने क्लास ख़त्म की थी इंट्रोडक्शन में, तो उसमें मैंने तुमसे ये कहा था कि जो एटम होता है, एटम के अंदर में जो एनर्जी होती है वो उस एनर्जी का कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल। ये बात हम लोगों की पिछली बार डन थी, बराबर। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें दिक्कत होगी। एटम के अंदर एनर्जी का कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल, बराबर है। तो अब ऐसे में अगर एटम के अंदर एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल, तो जब एटम और एटम के बीच में हम बॉन्ड बनाएंगे, मतलब मैंने क्या किया, दो एटम उठाए, दो एटम्स के बीच में एटम नंबर 1 और एक उठाया लिया एटम नंबर 2, दोनों एटम के बीच में हमने क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन करने का सोचा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हमने बॉन्ड फॉर्मेशन करने का सोचा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल नंबर 1 है और एक मॉलिक्यूल नंबर 2 है और उन दोनों के बीच में हमने बॉन्ड फॉर्मेशन करने का सोचा। अब तुम में से डाउट आएगा कि मॉलिक्यूल के बीच में कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वही तो हम लोगों को चैप्टर के एंडिंग में पढ़ना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह मैं बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही हूँ क्योंकि एटम के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो जब आप इस एटम का बॉन्ड फॉर्मेशन कराओगे तो ये एटम के दौरान कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जो एनर्जी एटम रिलीज करेगा वो अच्छा, मॉलिक्यूल के बीच में भी बॉन्ड बन रहा है, तो मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो एटम में क्योंकि पहले से एनर्जी का कंटेंट ज़्यादा था तो देयरफॉर वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बराबर। और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तुम्हें पता है कि उतना ज़्यादा क्या होता है, आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यानी कि कौन सा वाला, किसकी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू किसके, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वैसे भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तुमने बॉन्ड अभी तक पढ़ा भी नहीं है, लेकिन अगर
मान लेते कंपैरिजन करना हो कि एटम और एटम के बीच का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि एटम एटम। यानी कि इसको एग्जांपल के तौर पे मैं ये समझा सकती हूँ कि जब एक Cl और दूसरा Cl कौन है, एक एटम है, ये Cl भी कौन है, एक एटम है, तो इस Cl और इस Cl के बीच की कुछ ना कुछ बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, हाँ होगी। तो ये वाली जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये ग्रेटर होगी, किससे ग्रेटर होगी कि आप लोगों के पास पहले से एक Cl2 का मॉलिक्यूल है, आप लोगों के पास पहले से एक Cl2 का मॉलिक्यूल है, Cl2 अपना बॉन्ड बना चुका है, दूसरा Cl2 भी अपना बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। और उसके अलावा उन दोनों के बीच में ये देखो ये एक इंटरैक्शन है। ये इंटरैक्शन कैसे आया, यही हमारे चैप्टर की एंडिंग है, ये इंटरैक्शन कैसे आया। लेकिन ये जो Cl2 के बीच का बॉन्ड होगा ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के मामले में कैसा होगा, कमज़ोर होगा। क्यों कमज़ोर होगा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस Cl2 ने अपने अंदर ही अंदर बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या किए, शेयर किए। इस Cl2 ने अपना मॉलिक्यूल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या किए, शेयर किए। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की शेयरिंग नहीं हो रही है, ना इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ये चीज़ इस प्रकार से है जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो कि अगर अपन कुछ समय के लिए अगर किसी लोहे की चीज़ से करंट पास करते हैं तो वो लोहे की चीज़ भी एक टेम्पररी मैग्नेट के जैसे आई थिंक बिहेव करने लगती है, और ठीक है। और उसके बाद अगर आप उस चीज़ से कीला चिपकाओ की मतलब नेल्स की पूरी लड़ी लग जाती है, वैसे तो कीले के नीचे एक चिपकते नहीं है कि वो कुछ देर के लिए वो कुछ देर के लिए करंट पास हो रहा है, उसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिज्म आ जाती है, इलेक्ट्रोइंड्यूस मैग्नेटिज्म की वजह से। वो मैग्नेटिक है नहीं मैग्नेटिक, बट उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता नहीं कुछ देर के लिए कहाँ से उठा ली और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से अब वहाँ पे क्या होने लगेगा, एक कील भी है मैग्नेट की जैसे बिहेव करने। तो वैसे ही वो जो बीच में Cl2 और बीच में जो कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, जस्ट पता नहीं क्यों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का अंदर का न्यूक्लियस का अंदर का कोई इनके बीच छोटा मोटा सा अट्रैक्शन। तो जब और यहाँ तो एक्चुअल बॉन्ड बन रहा है ना, यहाँ पे जब Cl और Cl को आप क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे तो एक्चुअल बॉन्ड बन रहा है। कैसे यहाँ पे एक्चुअल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एक नाम मात्र बॉन्ड है। जैसे अगर तुम्हें उठाकर मैं चिपका दूँ फेविकॉल की मदद से ज़मीन पर, तो हमने क्या कहेंगे कि तुम्हारा और आपकी ज़मीन के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैं बिस्तर पे लेटी हूँ, तुम लेट से पलंग पे बैठे हो, लेट से तुम झूला झूल रहे हो, तो तुम पे अर्थ ग्रेविटी तो लगा रही है, बट वो ग्रेविटी तुम्हें दिख नहीं रही है, कोई ऐसा जोड़ दिख नहीं रहा है, बस है। तो वैसे ही वो वाली चीज़ भी बस है दो मॉलिक्यूल के बीच में, बट एटम्स के बीच में एक्चुअल में बॉन्ड होता है। क्यों वो बॉन्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे शेयरिंग या फिर ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि अगर आप एटम्स को कंबाइन कर दोगे, ठीक है, अगर आप एटम्स को कंबाइन कर दोगे, जिन्हें हम लोग बॉन्डेड एटम्स कहते हैं, कंबाइन एटम्स नहीं कहते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डेड एटम्स कहते हैं। तो जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो बॉन्डेड एटम्स आपके कई गुना स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रेंथ वाइज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉन्डेड एटम्स क्या होते हैं, स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वॉट आप लोगों के नॉन बॉन्डेड एटम, ठीक है। नॉन बॉन्डेड एटम्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है जितनी कितनी होती है बॉन्डेड एटम्स में होती है। और जब कोई चीज़ के बीच में, याद रखना ये वर्ड तुम लोग आगे बहुत यूज़ करने वाले हो, जब किसी दो चीज़ों के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग कौन से शब्द से पुकारते हैं, जब किसी दो चीज़ों के बीच में जब एक्चुअल में बॉन्ड बनता है तो उसे हम कुछ कहकर पुकारते हैं। एक दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है इंट्रामोलिक्यूलर और एक आता है इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है। दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर और दूसरा होता है इंटरमोलिक्यूलर। तो जब आप बॉन्डेड एटम्स की बात कर रहे हो, मतलब दो लोगों के बीच में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वगैरह, देन इट इज़ नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। इसे अब यहाँ पे वर्ड इंट्रामोलिक्यूलर क्यों यूज़ किया, ये फालतू डाउट मत पूछ लेना, इससे हम कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर। और जब दो लोग अपने ऑलरेडी मॉलिक्यूल बना चुके हैं बट उन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज व्हाट आप लोगों का इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर वाले क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और इंट्रामॉलिक्यूलर वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इसीलिए ये जो मैंने ऊपर क्लासिफिकेशन किया है, इसमें प्राइमरी बॉन्ड का मतलब ही क्या है कि एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो शेयर हुए हैं या तो एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन
आप लोगों के ट्रांसफ़र हुए हैं या किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट हुआ है, राइट, या तो ऐसे में एक्चुअल में वो चीज़ हो रही है, सो देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्ग। और सेकेंडरी बॉन्ड का मतलब पहले वाले के साथ एक्चुअल कुछ हो गया, दूसरे वाले के साथ भी एक्चुअल कुछ हो गया, और उन एक्चुअल चीज़ों के जो मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल के बीच में कुछ हो रहा है। तो मॉलिक्यूल बन जाने के बाद वो ऑलरेडी स्टेबिलिटी गेन कर चुका है। अब क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन कर चुका है तो वो फिर से ऐसी कोई कारनामा नहीं करेगा कि चलो चल के फिर से अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की या फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की अपन कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला प्रवचन सुन लिया। अब इसी प्रवचन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में। कोवालेंट के बारे में इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कोवालेंट पे ही पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है। आयोनिक बॉन्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल्ड बातचीत मैं नहीं करूँगी, सिर्फ पॉइंट्स लिखवा के दूंगी और कुछ भी नहीं। रीज़न, आयोनिक बॉन्ड का बहुत सारा बेसिक 9th 10th लोअर क्लासेस में पढ़ा जाता है। पॉइंट नंबर 2, आयोनिक बॉन्ड के जो बेसिक्स होते हैं लाइक लैटिस एनर्जी, लाइक हाइड्रेशन एनर्जी, लाइक सॉल्वेशन एनर्जी, वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका मतलब वो जो टॉपिक्स हैं कई जगह कई ट्यूशन्स में कई टीचर्स केमिकल बॉन्डिंग में लैटिस एनर्जी और आपका हाइड्रेशन एनर्जी ये अभी पढ़ाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन जब मैंने खुद की 11th पढ़ी थी तो जिन्होंने मुझको पढ़ाया था या जिस भी ट्यूशन से मैं पढ़ी थी जिन्होंने हमको पढ़ाया था उन्होंने ये टॉपिक मुझे पीरियोडिसिटी में ही हमको पढ़ा दिया था, हमारे बैच को। तो इसीलिए मुझे भी उसी तरीके का ऑर्डर पता है, या वैसे ही मैं अपना ऑर्डर अपने दिमाग में रखा है, ठीक है, कि इस तरीके से ये ऑर्डर फॉलो करें क्योंकि उन्होंने मुझे वैसे पढ़ाया था। देयरफॉर कई जगह तुम देखोगे कई किताबों में लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं वो लोग, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन पढ़ाना वही था तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो इसीलिए ये वाला वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा। हाँ, फजांस रूल मैंने पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ाया था, वो मैं अभी पढ़ा दूंगी। और कहने को हम लोगों के हमारे टीचर ने फजांस रूल भी हमें पीरियोडिसिटी में ही पढ़ा दिया था। उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही पढ़ाया, मेटालिक बॉन्ड तो उन्होंने पढ़ाया ही नहीं। बोलते जब 12th में आओगे सॉलिड स्टेट में पढ़ लेना थोड़ा सा मेटालिक बॉन्ड, और उनकी बात सही भी थी। चलो तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहला जो छोटे छोटे 10th क्लास के बेसिक, आयोनिक बॉन्ड बनता कब है। तुम भी जानते हो आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ज़्यादा प्रवचनबाजी नहीं करेंगे। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जाता है, ओके ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को एक स्पीशीज़ मेटल वाली चाहिए होती है और एक स्पीशीज़ आप लोगों को नॉन मेटल वाली चाहिए होती है। यानी कि आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। आयोनिक बॉन्ड का ही एक दूसरा नाम होता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोवैलेंसी पे भी चर्चा करेंगे बट बाद में, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होगा, कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कोई दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो लूज़ करेगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम का कैसा है 2,8,1, तो क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, क्या कोई मनमर्जी है क्या, नहीं। उसको एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की नीड है, तो सोडियम एक ही करेगा, बराबर। वो क्या करेगा, आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही करेगा। तो ऐसे में अगर आप लोगों के पास पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, अगर आप लोगों के पास कोई एलिमेंट ग्रुप 1 का है या कोई एलिमेंट आपके पास ग्रुप 2 का है या फिर कोई एलिमेंट ग्रुप 3 का है, तो ग्रुप 1 वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, बराबर। अच्छा, ग्रुप 2 वाले कितने करेंगे, 2। ग्रुप 3 वाले कितने करेंगे, 3। लेकिन अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई होना तो चाहिए ना इनके इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। यानी कि ये चीज़ ऐसी नहीं होने वाली कि कैरोसिन में सोडियम डुबका हुआ पड़ा है और वो सोडियम ये बोल रहा है कि चलो मैं अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता हूँ। या फिर मान लेते हैं किसी रिएक्शन के दौरान क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है और क्लोरीन गैस बोलती है चलो मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हूँ यार। तो सोडियम या फिर कोई भी दूसरी मेटालिक स्पीशीज़ तब तक इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगी जब तक उसके साथ किसी ऐसी चीज़ को मिक्स ना किया गया हो जो उसके उस लूज़ किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, ठीक है। यानी कि Na से कभी जो आपके पास सोडियम, अगर आप तुमने असलियत में देखा है तो कभी भी कोई भी सोडियम का पीस अपने आप रखे रखे Na पॉजिटिव नहीं बन जाएगा। वो Na पॉजिटिव तभी बनेगा जब मान लेते हैं वहाँ पे कोई
रहेगा उस सोडियम के पास जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, यानी कि ये अगर आपके घर में इमेजिन करते हैं सोडियम है, जो कि होगा नहीं, बट अगर इमेजिन करो सोडियम मिट्टी के तेल के अंदर, केरोसिन के अंदर डुबका हुआ पड़ा हुआ है, और तुम वो देख रहे हो, बोल रहे हो नहीं नहीं ये सोडियम नहीं, देख 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 इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na पॉजिटिव बन गया, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, कभी नहीं होगा, मतलब कभी नहीं होगा। कोई भी चीज़ आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन तभी लूज करती है जब उसकी टेरिटरी में कोई एक ऐसा हो जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए बैठा हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए नहीं है तो वो कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। जैसे आप लोगों के ग्रुप 1 वाले ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ग्रुप 2 ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 वाले ने 3 किए, तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे जो ग्रुप 5 वाले हैं, इन लोगों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इन लोगों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,5, मतलब इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NP5। तो NP5 मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन और ले सकते हैं, ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए, है इनके पास 5, तो और कितने ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। वैसे ही ग्रुप 6 वालों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NP6। तो इसका मतलब 8 इनको होना, 6 इनके पास पहले से है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। 7 वाले सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमेशा, एक एलिमेंट आपके पास ऐसा होगा जो लूज करेगा और दूसरा आपके पास ऐसा होगा जो गेन करेगा। तो जब कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एक, ठीक है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लिया, Na पॉजिटिव, और आपके क्लोरीन महाराज ने इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लिया आप लोगों का Cl नेगेटिव। तो ये जो स्पीशीज़ बनी, ये स्पीशीज़ एक ही कंटेनर में एक ही साथ है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो आप लोगों के तो मतलब स्पीशीज़ बन रही है, इन स्पीशीज़ में तुरंत इन दोनों के बीच में क्योंकि चार्जेस हैं, और वो भी कैसे चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, एंड यू नो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इसी अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और ये अट्रैक्शन इतना 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 स्ट्रॉन्ग होता है कि यूजुअली Na+ या Cl- या कोई भी कैटायन या फिर कोई भी अनायन बहुत ही कॉम्पैक्टली क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोज रहते हैं। ठीक है, कैटायन और अनायन के बीच में जो ये अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसके स्ट्रॉन्ग होने से ये होता है कि यूजुअली इनकी जो पैकिंग होती है, पैकिंग का मतलब कितना ये लोग एक दूसरे के करीब हैं, इनकी पैकिंग काफ़ी क्लोज होगी या फिर काफ़ी कॉम्पैक्ट होगी। क्योंकि इनकी पैकिंग यूजुअली कॉम्पैक्ट होगी तो देयरफॉर आयोनिक बॉन्ड जो रहेगा वो बहुत ही आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, तो आयोनिक बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आयोनिक बॉन्ड के पास बहुत सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक, एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, वो ये पढ़ी है कि आयोनिक कंपाउंड लोगों के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। बराबर, इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर H पे आते हैं। अच्छा, कि ये होता है कि आयोनिक बॉन्ड आप लोगों के कोवैलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये स्ट्रेंथ वाइज अगर बात करें तो आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो आप लोगों के कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रेंथ वाइज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा तो ये है कि आप लोगों का जो आयोनिक बॉन्ड होता है, उस आयोनिक बॉन्ड में आयंस के अरेंजमेंट कैसे होता है। आयंस के अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे एक पॉजिटिव, या आप लोग 12th की सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे कि अरेंजमेंट कैसे होगा, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस, इस तरीके का अरेंजमेंट, पॉजिटिव माइनस, ये ऐसा अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते तुमने यहाँ से मारा उसको हथौड़ा, हथौड़ा मारने से क्या होगा, इस लेयर पे आप एक पर्टिकुलर लेयर पे हथौड़ा मार रहे हो, तो वो जो लेयर है आपके हैमरिंग करने की वजह से
जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो डिस्टर्ब होने की वजह से देखो कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं आपकी टॉप की लेयर वैसी की वैसी है। अब ये डाउट मत भेज देना कि मैडम लेकिन हथौड़ा तो टॉप से मारेंगे तो टॉप की लेयर डिस्प्लेस होनी चाहिए। ये सब चीज़ नहीं, किसी भी लेयर को डिस्प्लेस कराओ, बस लेयर डिस्प्लेस कराओ, बात खत्म करो। तो जब लेयर डिस्प्लेस हो जाएगी तो लेयर के डिस्प्लेस होने की वजह से क्या होगा, एक बहुत ही बड़ी दिक्कत। अच्छा 1 मिनट रुको, मैंने ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत बना दिया। 2 मिनट, ये लेयर मिटानी पड़ेगी। हाँ, आपको जब भी ये स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त ये ध्यान देना कि पॉजिटिव के नीचे में निगेटिव, निगेटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे निगेटिव, ये ऐसा मतलब ऑल्टरनेट देना है। ठीक है, फिर जैसे अगर थर्ड लेयर बनाते हो तो वो पॉजिटिव की लेयर होगी, आपको ऐसा रैंडम मतलब आपका होना चाहिए ये ऐसे। अच्छा, तो जब आप हैमर करोगे तो आपकी जो निगेटिव लेयर है वो खिसक गई। कहाँ खिसक गई, लेफ्ट से हैमर कर रहे हो तो राइट साइड डिस्प्लेस हो जाएगी। तो जब ये डिस्प्लेस हो गई तो ये पोजीशन छूट जाएगी और वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ऐसे, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे शिफ्टिंग हो गई। बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हुआ क्या, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये निगेटिव निगेटिव पास आ गए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पास आ गए, निगेटिव निगेटिव पास आ गए। यानी कि जब आपने हैमर किया तो जो आपके लाइक चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस एक दूसरे के क्या आ चुके हैं, क्लोज आ चुके हैं। क्योंकि लाइक चार्जेस क्लोज आ गए हैं तो वहाँ पे उन लोगों के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा, रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा, बराबर। और अगर रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा तो वो एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, मूव अपार्ट, साथ तो रहना नहीं चाहेंगे ना। और जब वो इस तरीके से दूर होने की कोशिश करेंगे तो दे ब्रेक, वो टूट जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के पास जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो टूट जाते हैं अगर आप उनमें प्रेशर अप्लाई करो। तो इसीलिए हम लोग आयोनिक कंपाउंड के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आर व्हाट, ब्रिटल इन नेचर। सो व्हाई दे आर ब्रिटल इन नेचर वो आपको बता दिया गया, लेकिन वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कुछ और, जैसे पॉइंट नंबर आई हो गया। पॉइंट नंबर जे में आते हैं आयोनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पे बात करते हैं। वैसे तो ये बातचीत और डिटेल में भी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स में क्योंकि दे आयोनिक कंपाउंड हैव चार्जेस, वो तो तुम्हें भी पता है पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस होते हैं। क्योंकि उनमें चार्जेस होते हैं तो चार्जेस होने की वजह से जब आप आयोनिक कंपाउंड को बोलोगे कि जाओ आयोनिक कंपाउंड पेट्रोल में जाके डिज़ोल्व हो जाओ, नहीं होगा आयोनिक कंपाउंड पेट्रोल में डिज़ोल्व, क्योंकि पेट्रोल डीजल कैरोसिन कोवैलेंट है, उनके पास कोई चार्जेस नहीं है। केमिस्ट्री में नियम चलता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, बराबर। क्या होता है, लाइक नियम चलता है, वो नियम क्या होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब अगर डिजॉल्व होने वाला एक चार्ज आयन, मतलब चार्जेस हैं उसके पास, चाहे कम हो ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो जिसमें आप उसको डिजॉल्व कर रहे हो वो भी चीज़ कैसी होनी चाहिए, आप लोगों की चार्ज होनी चाहिए। तो क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में चार्जेस होते हैं, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑफ्टन आपको सोल्यूबल दिखेंगे किसमें, पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स को कौन अच्छे लगते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स अच्छे लगते हैं। और पोलर सॉल्वेंट्स के इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। इस बारे में हम लोग ऐसे एक और बार बात कर चुके हैं जब हमने सॉल्वेशन पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा किसी भी सॉल्वेंट की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतना ज़्यादा वो क्या होता है, आप लोगों का मतलब सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़। क्या इतने में प्रॉपर्टीज समाप्त, बिल्कुल नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, एक एक करके और देखते रहते हैं। सबसे ज़्यादा होता है कि क्योंकि उनके जो आयंस होते हैं, उन आयंस की जो अरेंजमेंट होती है वो अरेंजमेंट बहुत ही क्लोज होती है, या फिर कह सकूँ मैं कॉम्पैक्ट होती है। तो देयरफॉर ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, लैटिस फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं ये लोग, लैटिस फॉर्म करते हैं। लैटिस क्या होता है, छोटा सा आइडिया प्रीवियस चैप्टर में दिया जा चुका है, डिटेल के लिए 12th स्टैंडर्ड आने का वेट करें। उसके बाद नेक्स्ट में एक और है कि आयोनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल क्यों होते हैं ये भी मैंने पिछली बार जब लैटिस एनर्जी वाला टॉपिक समझा रही थी तब मैं बता चुकी हूँ, तो मैं अगेन अभी इसको रिपीट नहीं करूँगी। थोड़ा सा अपनी चीज़ों को वापस से जाके रिकॉल करने की कोशिश करो, या फिर कई किताबों में तुम नॉन की जगह ये वर्ड भी पाओगे, ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी वैन। ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल, बट नॉन डायरेक्शनल अच्छा है। किसी भी डायरेक्शन में आप देखो, आप लोगों को क्या मिलेगा, उतना ही स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है,
उसके अलावा आप लोगों को आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक आइसोमेरिज्म करके एक चैप्टर पढ़ते हो, तो आपको आइसोमेरिज्म में ये याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किसी भी प्रकार की स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं शो करते। मतलब हम जो स्टीरियो केमिस्ट्री करके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे, या तो कोऑर्डिनेट के लिए या तो कोवैलेंट के लिए, मेटालिक और आयोनिक के लिए वो पढ़ने जाने वाली प्रॉपर्टी ही नहीं है। ठीक है, उसकी पढ़ाई हम लोग नहीं करने वाले हैं। और इसके अलावा और कुछ आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, हाँ, वो ये है कि आयोनिक कंपाउंड के पास अगर आप उसको सॉलिड स्टेट में हो तो सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। क्यों लो होती है? अच्छा, मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, चलो ठीक है, तुम कंडक्टिविटी लिख देना। क्यों लो होती है? क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए आयंस चाहिए, और आयोनिक कंपाउंड में उन लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, पोटेंशियल देते हो, तो आयंस मूव ही नहीं हो पाते इतने टाइटली, क्योंकि वो लोग होल्ड होते हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, बिकॉज इसका रीज़न दे देते हैं, बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, और जब आयंस ही मूव नहीं करेंगे तो बिना आयंस के मूव हुए इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? ठीक है, बराबर, कैसे कंडक्ट होगी? तो देयरफॉर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको अच्छा कंडक्शन चाहिए तो आप उसको या तो मेल्ट कर लो या तो आप उसको क्या कर लो, किसी वाटर में उसको डिज़ोल्व कर लो। तो डिज़ोल्व कर लेने के बाद क्या होगा, उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है क्या, किसके कंपेयर में? ऊपर वालों के कंपेयर में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये इस तरीके से, ये कुछ पॉइंट्स आ गए। अच्छा, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम बॉर्न हैबर साइकिल जब पढ़ाया था तो बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ाते वक्त बताया था। वो पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप लोगों को, आप चाहते हो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, अगर आप चाहते हो कि आयोनिक बॉन्ड बने तो आयोनिक बॉन्ड के बनने के लिए आपको कुछ कंडीशंस होनी होती हैं। कितनी कंडीशन थी? आपके पास एक मेटल होना, एक नॉन मेटल होना, ये तो सबसे बेसिक कंडीशन। ठीक है, कि आपके पास एटम नंबर 1 आपका क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए, और जो आप लोगों के पास एटम नंबर 2 है ये क्या होना चाहिए? आप लोगों का नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये दोनों एक कंबाइंड कंडीशन है। बी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो मेटल होगा उस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो लो होनी चाहिए। और कंडीशन नंबर सी, जो नॉन मेटल है उस नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। ये कंडीशन थी। और उसके बाद डी कंडीशन ये थी कि लैटिस एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, तो लैटिस एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली एनर्जी का जो समेशन है वो हमेशा ज़्यादा आना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी से। अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी भी आप लोगों का आयोनिक कंपाउंड फॉर्म भी नहीं होगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स से आयोनिक कंपाउंड को लेकर। बाकी आयोनिक कंपाउंड में और भी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हाइड्रेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सॉल्वेशन एनर्जी, फिर लैटिस एनर्जी, या फिर लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशंस, यानी कि बॉर्न हैबर साइकिल। तो ये सारे पार्ट ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो क्योंकि ये प्रीवियस चैप्टर में ही डिस्कस कर लिए हैं तो इस चैप्टर में उसको मैं रिपीट करके नहीं बताऊंगी, बराबर। और ग्राफ तो हम लोग लास्ट क्लास में ही देख चुके हैं। अब बस उसमें तुम लोगों को एक छोटी सी जानकारी देकर हम लोग ये वाला पार्ट ओवर करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अभी फजांस रूल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? फजांस रूल। कि फजांस रूल आखिर है क्या, या फिर किस तरीके से किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर, या सॉरी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। फिर एप्लीकेशंस वाला पार्ट कल देखेंगे। ठीक है, तो देखो नोट ये है, आप लोगों ने दो वर्ड्स सुनने हैं। एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी और दूसरा वर्ड होता है आप लोगों का कोवैलेंसी। ठीक है, आप लोगों का एक वर्ड होता है वैलेंसी और एक होता है कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी, बराबर। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी, ये दो वर्ड्स हम कब डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी
बोली जाती है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए और कोवैलेंसी कही जाती है कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए। अगेन इलेक्ट्रोवैलेंसी आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, positive electrovalencies, negative electrovalencies. Positive electrovalencies are obviously for metals, negative electrovalencies are for non-metals. Like in NaCl, जब एक NaCl में आप लोगों के Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है +1। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया या फिर उसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया किस चीज़ को बनाने में, उस आयोनिक कंपाउंड को बनाने में। और कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, बराबर। जैसे तुम बोलोगे कि कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो कार्बन ने तो चलो 4 किए, लेकिन कार्बन के बाद जो नाइट्रोजन उसने मान लो 3 किए, तो नाइट्रोजन का जो नीचे का फॉस्फोरस है वो भी 3 करता है क्या, वो 5 भी कर सकता है। तो कोवैलेंसी उसकी 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। सो कोवैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, जो वेरी कर सकते हैं, जो वेरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरी नहीं करेगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है सो है। जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, O2 नेगेटिव, कि अगर इसको आयनिक कंपाउंड बनाना है तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बराबर। तो जो आप रेडिकल्स पढ़ते हो बचपन से, पॉजिटिव रेडिकल्स, नेगेटिव रेडिकल्स, बराबर, ये आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। और कोवैलेंसी हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जब कोवैलेंट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा बाकी तो सारी बातचीत हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में ही जस्ट फजान्स रूल फिर शुरू कर देते हैं।